Hello and welcome to another episode of India भारत और वैश्विक वामपंथ के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप इस शो में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं। साथ ही आप YouTube सदस्य बनने, पैट्रियन पर समर्थन देने या विवरण बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से थोड़ी राशि दान करने पर भी विचार कर सकते हैं। लेकिन कम से कम शो देखें, लाइक करें, साझा करें और टिप्पणी करें। अब बिना किसी देरी के मैं आज रात के हमारे मेहमानों का स्वागत करना चाहता हूँ। मोइन रब्बानी और नॉर्मन फिंकलस्टीन दोनों ही इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर विद्वान और कार्यकर्ता हैं। मोइन और नॉर्मन, प्रोफेसर मोइन और प्रोफेसर फिंकलस्टीन, भारत और वैश्विक वामपंथ में आपका दोबारा स्वागत है। आपके साथ फिर से होना बहुत अच्छा लग रहा है। मोइन, अगर हम आपसे शुरू करें, हम फिलिस्तीन और इजराइल पर चर्चा कर रहे हैं, यहाँ तक कि नरसंहार शुरू होने से पहले से ही इन निर्ही। लेकिन 10 अक्टूबर की तथाकथित युद्ध विराम योजना के बाद से इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। तो अगर आप हमारे दर्शकों की मदद कर सकें और 10 अक्टूबर के बाद की अवधि को समझने के लिए एक सही ढांचा प्रस्तुत करें तो ये बहुत उपयोगी होगा। खैर, मेरा मानना है कि 8 अक्टूबर को इसराइल और फिलिस्तीनियों ने मिस्र के रिसोर्ट शहर शर्म अल शेख में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता मूल रूप से तत्काल मुद्दों से संबंधित था। ट्रंप नेतन्याहू पहल के पहले चरण से, जिसे 29 सितंबर को वहां प्रस्तुत किया गया था, इसमें बंदियों के आदान प्रदान, मानवीय वस्तुओं और आपूर्ति की डिलीवरी में वृद्धि, गाजा पट्टी के भीतर से इसराइली बलों की आंशिक वापसी और निश्चित रूप से शत्रुता की समाप्ति शामिल थी। जमीनी स्थिति के संदर्भ में मूल रूप से जो हुआ वह यह है कि अमेरिकियों के अनुसार फिलिस्तीनी और विशेष रूप से हमास ने अपने प्रत्येक दायित्व को पूरी निष्ठा से पूरा किया है, उस हद तक कि इससे स्वयं अमेरिकियों को भी आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने तुरंत सभी जीवित बंदियों को रिहा कर दिया। उन्होंने मृत बंदियों में से एक को छोड़कर बाकी सभी को खोजा, पाया और सौंप दिया। उन्होंने पूरी तरह से शत्रुता समाप्त कर दी है और गाजा पट्टी के इजराइल नियंत्रित क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश नहीं की है। इस बीच इजरायलियों ने शुरू से ही अपने हर एक वादे का व्यवस्थित रूप से उल्लंघन किया है। उन्होंने जितने बंदियों को रिहा करने पर सहमति दी थी उससे कम को छोड़ा, और वे भी उन श्रेणियों से नहीं थे जिन पर सहमति बनी थी। कुछ जिन्हें वेस्ट बैंक में अपने घरों को लौटाया जाना था, उन्हें निर्वासित कर दिया गया। इजराइल ने गाजा पट्टी में प्रतिदिन कम से कम 600 ट्रकों के प्रवेश की अनुमति देने का वादा किया था। उन्होंने प्रतिदिन अधिकतम 200 लोगों को प्रवेश की अनुमति दी है। और अब तूफान बायरन आया है। भीषण वर्षा और कठोर सर्दियों की स्थिति गाजा पट्टी में। नवजात शिशु ठंड से मर रहे हैं क्योंकि नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल के जॉन एगेलन के अनुसार गाजा पट्टी की सीमाओं पर हजारों मौसमरोधी तंबू पड़े हैं जो इजराइल की अनुमति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वह अनुमति नहीं मिल रही। और निश्चित रूप से इजराइल प्रतिदिन गाजा पट्टी पर बमबारी जारी रखे हुए, जिसमें वह क्षेत्र भी शामिल है। इसने 600 से अधिक फिलिस्तीनियों की जान ले ली है। अब इसने हमास के उच्च स्तरीय नेताओं की हत्या फिर से शुरू कर दी है। ये गाजा पट्टी में व्यवस्थित हमलों और ढांचों के विनाश को जारी रखे हुए है। तो मूल रूप से इजराइल इस समझौते को पूरी तरह से खोखला करने की कोशिश कर रहा है ताकि इसे ऐसा रूप दिया जा सके जिसमें फिलिस्तीनियों को अपने वादों का सख्ती से पालन करना पड़े, जबकि इजराइल ये दिखावा कर सके कि उसने किसी बात पर सहमति ही नहीं दी थी। इस तरह नरसंहार मूल रूप से जारी है, भले ही अब ये कम स्तर पर और कम दिखाई देने वाले रूप में हो। अब सारी चर्चाएं समझौते के दूसरे चरण पर केंद्रित हैं, जो इस नवोपनिवेशिक प्राधिकरण बोर्ड ऑफ पीस, जिसे शुरू में ब्लेयर विच प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता था, के गठन से संबंधित हैं। ट्रंप और ब्लेयर के नेतृत्व में यह संस्था गाजा पट्टी के प्रशासन की जिम्मेदारी संभालने वाली है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण सेना इसके अधिकार के तहत कार्य करेगी।
with its international stabilization force acting under its authority. The problem here is that यहाँ समस्या यह है कि ट्रंप नेतन्याहू पहल में किसी भी प्रकार का राजनीतिक दृष्टिकोण बिल्कुल नहीं है। वास्तव में इसे इस तरह बनाया गया है कि इसमें कोई राजनीतिक दृष्टिकोण न हो। जैसा कि कार्टर सेंटर की कैरोल कसाबेदी ने कहा है, यह हेलमेट्स वाला ओस्लो है, और इसी कारण से वे देश और सरकारें, विशेष रूप से अरब और मुस्लिम देश, जिनसे इस पूरी योजना को वित्त पोषित करने और इसके लिए सैनिक उपलब्ध कराने का आग्रह किया जा रहा है, अब तक योगदान देने से इनकार कर चुके हैं। उनका कहना है कि भाग लेने के लिए उन्हें एक विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय राजनीतिक गति दिखाई देनी चाहिए जो एक फिलिस्तीनी राज्य की दिशा में हो, जिसमें यह गारंटी भी शामिल हो कि इजराइल अपनी पसंद के समय पर अमेरिकी समर्थन के साथ फिर से युद्ध शुरू नहीं करेगा। तो हम एक ऐसी स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं जहां अस्थायी चीजें अनिश्चितकालीन और अंततः स्थायी बन जाती हैं। ऐसी चीज जिसे फिलिस्तीनी स्वाभाविक रूप से अस्वीकार करते हैं, जिसे क्षेत्रीय शक्तियां असहज हैं, जिसे वॉशिंगटन पसंद नहीं करता, लेकिन जिसके साथ इजराइल पूरी तरह सहज है, क्योंकि वह मौजूदा स्थिति को अनिश्चितकाल तक बढ़ा सकता है। वह गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी निवासियों पर लगातार दुख पर दुख थोप रहा है, इस उम्मीद में कि वे बढ़ती संख्या में वहां से निकलना शुरू कर देंगे, मूल रूप से परिस्थितियों द्वारा मजबूर होकर, या जैसा कि इजरायली इसे कहना पसंद करते हैं, स्वैच्छिक स्थानांतरण। प्रोफेसर फिंकलस्टीन, क्या आप ये बता सकते हैं कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के युद्ध विराम के बाद के चरण का विश्लेषण करने के लिए सही ढांचा क्या होना चाहिए? खैर, मैं जो कहने जा रहा हूं उसे सोमवार सुबह का विश्लेषण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैंने ये बात उसी समय कही थी। मैंने इस बारे में मुइन से बातचीत की थी, और मैंने तब भी कहा था, और अब फिर कह रहा हूं, कि जिस बात पर सहमति बनी थी उसका सार यह था कि 7 अक्टूबर 2023 से पहले की स्थिति को बहाल किया जाए, यानी चीजें जैसी थीं वैसी ही लौट आएं। लेकिन एक बड़ा अपवाद था जो मामूली नहीं था। बड़ा अपवाद यह था कि गाजा अब अस्तित्व में नहीं है। तो लोग एक तरह के बंदी शिविर में कैद हैं, लेकिन ऐसा बंदी शिविर जिसमें जीवन बनाए रखने के लिए सबसे बुनियादी चीजें यानी आश्रय और भोजन भी नहीं है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं था कि इजराइल कभी पर्याप्त मानवीय सहायता की अनुमति नहीं देगा। यह स्पष्ट था कि यह बस पहले जैसी स्थिति की बहाली होने जा रही थी। लेकिन फिर से एक महत्वपूर्ण चेतावनी के साथ, सारी कृषि भूमि, जो वास्तव में मुख्य कृषि भूमि है, हर एक क्षेत्र में है, लेकिन हर एक क्षेत्र की कृषि भूमि भी कम से कम एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए नष्ट हो चुकी है। यह हमेशा के लिए है या नहीं, मैं नहीं कह सकता। यह मेरा विशेषज्ञता क्षेत्र नहीं है, लेकिन यह पहले से ही इजरायली बमबारी के कारण अनुपजाऊ हो चुकी थी। इसलिए अब घरेलू खाद्य उत्पादन का कोई आधार नहीं बचा है। इजराइल मानवीय सहायता पर और दबाव डालेगा। उसने स्पष्ट कर दिया है कि वह यूएनरवा के साथ सहयोग नहीं करेगा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो संयुक्त राष्ट्र की मुख्य कानूनी संस्था है, ने स्पेस्टेट नवंबर 2024 को अपने परामर्शी मत में यह निर्धारित किया था कि वही एकमात्र मानवीय संगठन है जो तकनीकी दक्षता और बड़े पैमाने पर गाजा को इस समय आवश्यक मानवीय सहायता प्रदान करने में सक्षम है। मैंने अभी पढ़ा कि वे अब इन अन्य संगठनों के बारे में बात कर रहे हैं जो UNRWA की जगह लेंगे। ऐसा कभी नहीं होने वाला। मेरा मतलब है अमेरिकी संगठन, और साथ ही अमेरिकी संगठन जो पुनर्निर्माण के लिए बोली लगा रहे हैं, वो भी कभी नहीं होगा। गाजा में तब तक कोई पुनर्निर्माण नहीं होगा जब तक वहां की आबादी को खाली नहीं किया जाता। अब किसी समय नेतन्याहू ने आबादी को कम करने की बात की थी, तो ये संभव है कि वे इसे घटाकर मान लीजिए 3 लाख लोगों तक कर दें। शायद तब कुछ पुनर्निर्माण हो। तो मेरा मानना है कि ये यथास्थिति की बहाली है।
इजरायली सरकार को उम्मीद थी कि गाजा में उनके 2 से अधिक वर्षों के नरसंहार के दौरान एक भगदड़ मच जाएगी, लेकिन वह भगदड़ कभी नहीं हुई। of their genocide in Gaza. The stampede never happened, so now they're going to have to settle for a trickle. तो अब उन्हें धीरे धीरे ही सही किसी भी तरह से फिलिस्तीनी, खासकर गाजा के फिलिस्तीनी को यह समझना होगा कि बाहर कैसे निकला जाए। और एक और बात जो मैं कहना चाहूँगा वह यह है कि मैंने कभी नहीं माना कि युद्ध विराम का गाजा से कोई लेना देना था। कुछ लोग कहते हैं कि ये इसलिए था क्योंकि ट्रंप नोबेल पुरस्कार पाने की कोशिश कर रहे थे। शायद ये बात उनके दिमाग के किसी कोने में रही हो, लेकिन सच कहूं तो मुझे उनके दिमाग के पीछे, किनारे या आगे क्या है, इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि हकीकत यह है कि वह खाली है। लेकिन असली मकसद, जैसा मैंने उस समय कहा था, मैंने ये बात पियर्स मॉर्गन के कार्यक्रम में भी कही थी जब वह इस ट्रंप युद्ध विराम के लिए उत्साह पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पूछा, तो आपको क्या लगता है, इसका उद्देश्य क्या है? Ceasefire. He said, so what do you think is the purpose? I said, well, the purpose is obvious. Trump is a मैंने कहा, real estate mogul. खैर, मकसद तो साफ है। 78 years old. ट्रंप एक रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी हैं। उनकी उम्र सिर्फ 5 साल है। पुराने कुत्ते को नए करतब नहीं सिखाए जा सकते और तेंदुआ अपने ढब्बे नहीं बदलता। वह खाड़ी देशों से निवेश के जरिए पैसा ढूंढ रहे हैं। लेकिन सऊदी अरब के लिए समस्या यह थी कि वह अब्राहम समझौते में शामिल नहीं हो सकता था, जबकि नरसंहार वास्तविक समय में ठीक कंप्यूटर स्क्रीन पर चल रहा था। इसलिए उसे एक बहाना चाहिए था, और वह बहाना था ये दिखावा करना कि युद्ध विराम हो गया है। And the fig leaf was to pretend फिर ये खबर अखबारों के पहले पन्ने से हट जाती है। अगर आप पिछले कुछ दिनों के अखबार देखें तो उदाहरण के लिए मुख्य खबरें रॉब राइनर और उनकी पत्नी की हत्या के बारे में हैं। stories are about Rob Reiner and his wife being killed. The second story is about the killings in दूसरी कहानी ऑस्ट्रेलिया में हुई हत्याओं के बारे में है, और अब अखबार के पहले पन्ने पर गाजा के बारे में कुछ नहीं है। put in effect. जैसे ही इस तथाकथित युद्ध विराम को लागू किया गया, सबसे पहले क्या हुआ? इसकी घोषणा के तुरंत बाद सऊदी नेता MBS व्हाइट हाउस गए और उन्हें शाही स्वागत मिला। यही इसका मुख्य उद्देश्य था, सऊदी क्राउन प्रिंस को एक बहाना देना ताकि वे व्हाइट हाउस जा सकें और उस नींव को रख सकें जिसे ट्रंप शुरू से ही सदी का समझौता कहते आए हैं। Foundations for what Trump all along has been calling the deal of the century. Muin, sismesit मैं पुनिया I generally agree with Norm. मैं सामान्यतः नॉर्म से सहमत हूं, लेकिन मैं एक चेतावनी जोड़ना चाहूंगा। मुझे नहीं लगता कि ट्रंप की पहल अपने आप में सऊदी अरब के लिए इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने के लिए पर्याप्त होगी। सऊदी नेतृत्व ने बार बार कहा है कि गाजा में हो रहे नरसंहार के संदर्भ में ऐसा करने के लिए एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की दिशा में विश्वसनीय, अपरिवर्तनीय और समयबद्ध प्रगति आवश्यक होगी। मुझे नहीं लगता कि इसे उनके वास्तविक इरादों को छिपाने के लिए एक बहाने के रूप में तुरंत खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब की आबादी बड़ी है, राजनीतिक रूप से सक्रिय है, और यहाँ तक कि निरंकुश शासन में भी जनमत का महत्व होता है। And even in autocracies, public opinion matters. And I think that the Saudi leadership, including Ordabjotsa stert managin news betalen in tithatham Keith Siv. not afford to normalize इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वे केवल इसलिए इजराइल के साथ संबंध सामान्य नहीं कर सकते क्योंकि एक युद्ध विराम समझा हो गया है। made it possible. मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि इस समझौते ने सऊदी अरब को फिर से अमेरिका के साथ हर दिशा में समझौते करने की संभावना दी है। और यहाँ दिलचस्प बात Pursuing यह है कि अब अमेरिका सऊदी अरब के साथ अपने संबंधों को लगभग इजराइल से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ा रहा है। administration announced its तो ट्रंप प्रशासन ने सऊदी अरब को F-30 बेचने का इरादा घोषित किया था। Israel put out a statement. That was a step को इजराइल को नाली। Sorry, yeah, is that what not what I said? इजराइल के लिए Yeah, Israel already has them, of course. Sorry, I meant हाँ, इजराइल के पास तो वे पहले से ही हैं, ये तो तय है। you know, माफ कीजिए, मेरा मतलब सऊदी अरब था। speaking इजरायलियों ने जो अक्सर अमेरिकी प्रशासन की ओर से बोलने का अधिकार अपने हाथ में ले लेते हैं, ये संकेत दिया कि अमेरिका सऊदी अरब को ये हथियार तब तक नहीं बेचेगा जब तक सऊदी अरब पहले इजराइल के साथ संबंध सामान्य नहीं कर लेता। normalized इस पर ट्रंप ने कहा, नहीं, हम उन्हें बेचेंगे और अपने सबसे उन्नत मॉडल बेचेंगे। we're gonna sell them. दूसरे शब्दों में, En karar sorry Dave Ray toward second the Toford Gap C,
that made you tough that Ford. Like the Israelis pay for them, they can have them, and so we're getting this interesting dynamic. इस तरह हम एक दिलचस्प स्थिति देख रहे हैं जहां सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे प्रमुख अरब सहयोगी देशों की रणनीतिक अमेरिकी वस्तुओं, चाहे वह हथियार हों, कंप्यूटर चिप्स हों या अन्य चीजें, तक पहुंच अब पहले की तरह इजराइल के प्रति उनकी सहमति पर सीधे निर्भर नहीं रही है। लेकिन मैं नॉर्म से पूरी तरह सहमत हूं कि अमेरिकियों की प्राथमिकता इन अरब इजरायली सामान्यीकरण समझौतों को आगे बढ़ाना ही है। सवाल यह है कि क्या अमेरिकी इजराइल पर इतना दबाव डालने को तैयार हैं कि वह इसे संभव बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए। फिलहाल ऐसा रेकिंग सैरडिस ऐसा कर नहीं है। There's very little indication that they're going to be prepared to do so anytime soon. I agree. मैं सहमत हूँ। खैर, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मुझे लगता है कि मुइन शायद सही कह रहे हैं कि सऊदी अरब की ओर से सामान्यीकरण पूरी तरह से लागू होने से पहले और भी शर्तें आ सकती हैं। मैं ज्यादा इस बात पर बोल रहा था कि ट्रंप की प्रेरणा क्या थी, न कि इस पर कि जो उन्होंने सोचा था वह वास्तव में होगा या नहीं। मैं बस एक बात पर जोर देना चाहता हूँ, जहाँ शायद मैं मुइन से थोड़ा असहमत हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 17 नवंबर को सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के साथ अरब मुस्लिम देशों ने जो किया वह एक असाधारण आत्मसमर्पण था। उस बहुत ही दुखद अध्याय के इतिहास में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अक्टूबर या नवंबर में उनके किए के बराबर हो। सेठी नवंबर को सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव हर बिंदु पर पूरी तरह से इजराइल के आगे झुक गया। लगभग निश्चित रूप से उन्होंने स्वयं ही इसका मसौदा तैयार किया था, केवल कुछ मामूली बदलावों के साथ। इस प्रस्ताव ने प्रभावी रूप से संयुक्त राष्ट्र के 70 वर्षों के इतिहास को रद्द कर दिया। और जब मैं संयुक्त राष्ट्र के 70 वर्षों के इतिहास की बात करता हूँ, तो मेरा मतलब केवल सुरक्षा परिषद से नहीं है, केवल महासभा से नहीं है, केवल विभिन्न अंगों संयुक्त राष्ट्र की तीसरी समिति, छठी समिति से नहीं है, नहीं केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से, बल्कि हर समिति से है। संयुक्त राष्ट्र की हर शाखा, हर उपशाखा जो अभिलेख वर्षों में संचित हुआ था, वह वास्तव में इतना विशाल था कि शायद एक मध्यम आकार के पुस्तकालय को भर देता। पिछले 70 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र की सभी संस्थाओं के भीतर लगभग सर्वसम्मति बनाने में जितनी सामग्री लगी, वह पूरा अभिलेख रद्द कर दिया गया। वह गायब हो गया, वह जैसे वाष्पित हो गया। जो लोग संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को देखते हैं, वे जानते हैं कि जब किसी विषय का लंबा इतिहास होता है, तो आमतौर पर संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव 5 से 7 पृष्ठों तक के एकल अंतराल वाले अनुच्छेदों से शुरू होता है, जिनमें उस अभिलेख का पुनरावलोकन किया जाता है। हम इसे दोहराते हैं। भूमिकाएं, प्रस्तावनाएं, हम इसे दोहराते हैं, हम इस पर जोर देते हैं, हम इसे दृढ़ता से याद करते हैं, हम उसे याद करते हैं। ऐसी 6 या 7 पृष्ठों की बातें। इस संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव में कोई प्रस्तावना नहीं थी। उसने पूरे रिकॉर्ड को समाप्त कर दिया। और ये इतना निर्लज था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अवहेलना में इतना निर्लज। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने जुलाई 2022 में निर्णय दिया था कि वेस्ट बैंक, जिसमें पूर्वी यरूशलेम और गाजा शामिल हैं, पर इजरायली कब्जा अवैध है और इसे यथाशीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए। यही उसका निर्णय था। खैर, वह सब गायब हो गया, वह प्रस्ताव में लुप्त हो गया। यहाँ केवल इस बात पर चर्चा हो रही है कि क्या फिलिस्तीनी प्राधिकरण सुधार करेगा, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि वास्तव में उसे सुधार के लिए क्या करना होगा। बस इतना कहा गया है कि अगर फिलिस्तीनी प्राधिकरण सुधार करता है, तो यह एक मार्ग, पाथवे खोल सकता है एक स्थायी समाधान की ओर। लेकिन किसी स्थायी समाधान के लिए इजराइल और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के बीच इस बात पर सहमति होनी चाहिए कि उस समाधान की शर्तें क्या होंगी।
खैर, यह समझने के लिए किसी शेक्सपियर की जरूरत नहीं है। अगर आप सब कुछ जोड़ें तो ये कुछ भी नहीं है। कब्जे को अवैध कहने की सारी बातें। वैसे क्या आप जानते हैं कि प्रस्ताव से और क्या गायब हो गया? By the way, you know what else disappeared from the resolution? कैसी? It's no occupation. कोई कब्जा नहीं है, पूरी तरह गायब हो गया। गाजा, अगर आप उस प्रस्ताव को पढ़ें तो कानूनी दृष्टिकोण से आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि गाजा वास्तव में क्या है। क्या गाजा वेस्ट बैंक का हिस्सा है? प्रस्ताव से ये पता नहीं चलता। क्या गाजा कब्जे वाला इलाका है? ये भी नहीं पता चलता। उसमें कहीं इसका जिक्र नहीं है। गाजा वही बन गया है जिसे यूरोपीय औपनिवेशिक युग में रेस नलियस कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसी चीज जो किसी की इसमें है। It's stational, als wenn वो उस प्रस्ताव से बन गया। And that's what Gaza became, the resolution. बाहर गैस उसे पैसे व मिनट्स। Exactly. Exactly. Because it belongs to बिल्कुल, क्योंकि ये किसी की संपत्ति नहीं है, तो जो पहले आए वही पाए। तो फिर प्रस्ताव क्यों पारित हुआ? ये इसलिए पारित हुआ क्योंकि सभी मुस्लिम और अरब देशों ने इसका समर्थन किया। अगर मैं तुम्हें सूची बताऊं, खैर मुझे अभी याद भी नहीं है। मिस्र ने समर्थन किया, जॉर्डन ने समर्थन किया, पाकिस्तान ने समर्थन किया, इंडोनेशिया ने समर्थन किया, सऊदी अरब ने समर्थन किया, तुर्की ने समर्थन किया, कतर ने समर्थन किया, और सबसे, कैसे कहूं, अत्यधिक, शायद अत्यधिक सही शब्द नहीं है, लेकिन फिलिस्तीनियों का सबसे मजबूत समर्थक तथाकथित प्रतिरोध मोर्चे के बाहर के अरब देशों में अल्जीरिया था। यहाँ है कि प्रस्ताव पारित होने के बाद अल्जीरिया ने इसके बारे में क्या कहा। शुरुआत में अल्जीरिया के श्री बेनजामा ने कहा, हमें संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति अपनी सराहना व्यक्त करने की अनुमति दें, जिन्होंने वह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे हमने अभी अभी अपनाया है, जिसका उद्देश्य सभी पक्षों द्वारा अनुमोदित व्यापक योजना को लागू करना है। हम विश्व स्तर पर शांति को आगे बढ़ाने में राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा किए गए प्रयासों को स्वीकार करते हैं। ये तो ऐसा लगता है जैसे ये फीफा के प्रमुख जियानी इन्फेंटिनो की बात हो। I mean, the level of self-abasement. मेरा मतलब है आत्मापमान, चापलूसी और खुशामद का जो स्तर था, यह पढ़कर सचमुच दिमाग हिल जाता है कि क्या हुआ था। और यह कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि रूस और चीन के पास वीटो शक्ति थी, और उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि वे उस प्रस्ताव से खुश नहीं थे। रूसियों ने इसे संयुक्त राष्ट्र के इतिहास का काला दिन कहा, और अपने बयान का अंत ये कहकर किया, यह मत कहना कि हमने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। मुझे पता था कि यह एक आपदा बनने जा रही है। यह मत कहना कि हमने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। चीनियों ने भी वही बात कही। हम प्रस्ताव को वीटो करना चाहते थे, लेकिन फिर सभी अरब और मुस्लिम देश, जिनमें फिलिस्तीनी प्राधिकरण भी शामिल था, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ खड़े हो गए। इसलिए उन्होंने कहा कि उनके लिए इसे वीटो करना राजनीतिक रूप से असंभव था। तो ये अरब और मुस्लिम देशों ने ही इसे संभव बनाया था। और मैं बस एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ, इससे पहले कि मुइन जाए। क्या तुम जानते हो उस प्रस्ताव के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? मेरा मतलब है, उसमें तो कई चौंकाने वाली बातें थीं। मैं सचमुच 2 हफ्तों तक सड़कों पर घूमता रहा, और आज भी मैं खुद को उन लोगों को कोसते हुए पाता हूँ जिन्होंने उस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया था, क्योंकि एक तरह से बहुत ही साधारण अर्थ में उसने उन सब चीजों के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी जिन पर मैं पिछले 30 सालों से काम कर रहा था। मैंने तो बस संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की रायों को देखा, ताकि अंतर्राष्ट्रीय सहमति के समर्थन का एक अभेद्य रिकॉर्ड तैयार कर सकूं, जिसका अमेरिका और इजराइल खुलेआम विरोध कर रहे थे। खैर, यह सब 16 नवंबर को रद्द कर दिया गया। वह रिकॉर्ड अब अप्रासंगिक हो चुका है। और एक आखिरी बात, जब मैंने कहा कि उस प्रस्ताव के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात थी,
तो मेरा मतलब सचमुच वही था। उस प्रस्ताव ने गाजा को व्यक्तिगत रूप से डोनाल्ड जे ट्रंप को सौंप दिया। उसने उन्हें गाजा की मालिकी का अधिकार पत्र दे दिया। गाजा में जो संचालन निकाय है, अब उसे बोर्ड ऑफ पीस कहा जाता है। बोर्ड ऑफ पीस के पास कोई आंतरिक तंत्र नहीं है जिसे ट्रंप, जिन्हें बोर्ड ऑफ पीस का प्रमुख और निदेशक नामित किया गया है, को किसी के प्रति जवाबदेह ठहराया जा सके। बिल्कुल नहीं। बोर्ड ऑफ पीस, उसकी कार्यप्रणाली, उसमें कौन होगा, वह कैसे काम करेगा, इन सब पर प्रस्ताव में कुछ भी नहीं कहा गया। उसमें बस डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिखा गया है, क्योंकि उस प्रस्ताव ने तथाकथित ट्रंप शांति योजना को मान्यता दी, जिसने उन्हें बोर्ड ऑफ पीस का प्रमुख और अध्यक्ष घोषित किया था। which named him the head of the Board of Peace. And if there were any doubt on that matter, और अगर इस पर कोई संदेह था, तो मतदान के बाद संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी प्रतिनिधि ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप शांति बोर्ड के प्रमुख हैं, और शांति बोर्ड किसी भी बाहरी संस्था के प्रति जवाबदेह नहीं है, किसी के प्रति नहीं। ट्रंप से केवल एक ही बात की जवाबदेही मांगी गई है, जैसा कि प्रस्ताव में अनुरोध किया गया था। ये अनिवार्य नहीं था, बस अनुरोध था कि हर 6 महीने में शांति बोर्ड सुरक्षा परिषद को एक प्रगति रिपोर्ट भेजे। बस इतना ही। ऐसा कुछ एटाई फोर्स के बर्लिन सम्मेलन में किंग लियोपोल्ड द्वितीय को कांगो दिए जाने के बाद से नहीं हुआ है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उसे गाजा दिया गया। मैं ये कहना बंद नहीं कर सकता। यह अविश्वसनीय है। I just found that breathtaking. So everything Norm has just said. जो कि नमान Hall, with policy or satika. Rebecca Spidma or the King Tiruha, where Tlis इसके 2 पूर्ववृत्त हैं। पहला यह है कि ट्रंप पहल का प्रारंभिक मसौदा वाशिंगटन और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच हुई बातचीत के आधार पर तैयार किया गया था। ये देश ट्रंप से संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान शरदतु में मिले थे और मूल रूप से उन्होंने उनसे कहा था कि ये पूरी स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही है, हमें इसे समाप्त करना होगा। उन्होंने वचिमत बिंदुओं की एक योजना तैयार की और फिर नेतन्याहू वाशिंगटन पहुंचते हैं। उन 36 बिंदुओं में महत्वपूर्ण बदलाव करवाने में सफल हो जाते हैं, उन्हें घटाकर 20 बिंदु कर देते हैं और यहां तक कि उस धारा को भी हटवा देते हैं जिसमें इजराइल ने कतर पर दोबारा बमबारी न करने की प्रतिबद्धता जताई थी। अरब और मुस्लिम नेताओं ने अपनी नाराजगी और आक्रोश तो व्यक्त किया, लेकिन उन्होंने वाशिंगटन पर यह जोर देने के लिए कुछ नहीं किया कि वो उस समझौते के संस्करण पर लौटे जिस पर उन्होंने बातचीत की थी, और इसके बजाय संशोधित संस्करण को स्वीकार कर लिया। यही वास्तव में पहली आत्मसमर्पण की घटना थी। दूसरी घटना तब हुई जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा पर अपना प्रस्ताव पारित किया। उससे पहले ही उसने पश्चिमी सहारा पर एक बहुत ही समान प्रस्ताव पारित कर दिया था, जो मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के उन निर्णयों को रद्द करने की कोशिश थी जो सहारावी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार से संबंधित थे। और बेतवर्ग सांकनिया फुडोरी ओलिश्चिम द सहरल यूथर केमरमनिड युगेप्ट with its truth and askaf toward sovereignty. So that was another important precedent. Hamas had come under enormous pressure. हमास पर अरब और मुस्लिम नेताओं, जिनमें प्रमुख मध्यस्थ मिस्र, तुर्की और कतर शामिल थे, ने संशोधित ट्रंप नेतन्याहू पहल को स्वीकार करने के लिए भारी दबाव डाला था। फिर फिलिस्तीनी प्राधिकरण पर, जो इस पहल से पूरी तरह हाशिए पर था और बाहर रखा गया था, विशेष रूप से खाड़ी देशों की ओर से सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए भारी दबाव डाला गया। जब उसने ऐसा किया तो अल्जीरिया के लिए, जो सुरक्षा परिषद में अरब समूह का प्रतिनिधि था, इसे अस्वीकार करना असंभव हो गया। और मेरा मानना है कि अगर आप अल्जीरियाई राजदूत के बाकी बयानों को पढ़ें तो चापलूसी के अलावा उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में कुछ गंभीर शंकाएं भी व्यक्त की हैं, अगर मुझे सही याद है। लेकिन उन्होंने मूल रूप से कहा, फिलिस्तीनी नेतृत्व ने इसे स्वीकार कर लिया, सभी अरब देशों ने इसे स्वीकार कर लिया, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। रूस और चीन, माफ कीजिए, मेरा ख्याल है
खैर, आप मुझे सुधार सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वही थे जिन्होंने वह अभिव्यक्ति इस्तेमाल की थी। उन्होंने कहा था, अंग्रेजी कहावत उद्धृत करते हुए, आप पोप से ज्यादा धर्मपरायण नहीं हो सकते। than the Pope. Yeah, I believe that's the case. हाँ, मेरा मानना और अफवाह ये साथ इंग्लिश रूसियों ने बहुत स्पष्ट रुख अपनाया था और चीनियों बारंगलित उनगारंगुक स्टेटहाट गरीस मुद्दोर। देखिए, रूस नहीं चाहता था कि गाजा पर किसी प्रस्ताव के कारण यूक्रेन पर चल रही वार्ताएं खतरे में पड़ें। चीन भी नहीं चाहता था कि गाजा के कारण वॉशिंगटन के साथ उसके व्यापारिक समझौते प्रभावित हों। इसलिए प्रस्ताव ठीक उसी तरह पारित हुआ जैसा नॉर्म ने बताया। ये कहते हुए 1993 में हमारे पास कुछ बहुत समान स्थिति थी। हमारे पास ओस्लो समझौता नामक एक दस्तावेज था जिसने मूल रूप से वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को कब्जे वाले क्षेत्र से विवादित क्षेत्र में बदल दिया था। इसने अंतर्राष्ट्रीय सहमति, अंतर्राष्ट्रीय कानून और उससे जुड़ी हर चीज को पूरी तरह, हालांकि कहीं कम खुले और भद्दे तरीके से निरस्त करने की कोशिश की थी। क्लिंटन प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र की राजदूत मेडेलिन अल्ब्राइट के माध्यम से कार्य करते हुए मूल रूप से सुरक्षा परिषद से कहा कि उसे फिलिस्तीन के प्रश्न पर सभी कार्यवाही बंद कर देनी चाहिए। ये प्रयास असफल रहा और अंततः पिछले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह घोषित किया कि कब्जा अवैध है। सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव पारित होने के बाद महासभा ने एक और प्रस्ताव अपनाया जिसमें फिलिस्तीनी जनता के आत्मनिर्णय, संप्रभुता और राज्यत्व के अविच्छेद्य अधिकार की पुनः पुष्टि की गई। और इसी सप्ताह भारी बहुमत से उसने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें आईसीजे की हाल की सलाहकारी राय का समर्थन किया गया जो UNRWA और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित है तथा कब्जे वाले क्षेत्रों में उनकी प्रतिरक्षा और पहुंच के अधिकार को मान्यता देती है। तो मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि हम अब अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और राजनीतिक संघर्ष की दो प्रतिस्पर्धी दृष्टियों से जूझ रहे हैं और यह बिल्कुल तय नहीं है कि इनमें से कौन सी शीर्ष पर उभरेगी और कौन पराजित होगी। लेकिन मेरा मानना है कि हम सभी की भूमिका है सुनिश्चित करने में कि ट्रंप की पहल उसी इतिहास के कूड़ेदान में पहुंचे जहां ओस्लो पहुंचा था। लेकिन यह कहते हुए भी हमें यह याद रखना चाहिए कि इतिहास का कूड़ेदान न्यायपूर्ण कारणों से भी भरा पड़ा है। इसलिए यहां आत्मसंतोष के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं। मैं बस उस सामान्य दृष्टिकोण को थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, या शायद उससे असहमत होना चाहता हूं, जिस पर हम दोनों सहमत हैं। मेरा मतलब है, तुम और मैं फिर से नियति पर बहस कर रहे होते तो मुझे लगता है कि हम एक ही पक्ष में हो। Remera austegmen list. No er toris testor. Once was enough. Just a couple of points. बस कुछ बिंदु। सबसे पहले मुझे रूसी बयान निंदक नहीं लगा। अब मैं अच्छी तरह जानता हूं कि पुतिन एक निर्दयी गुंडा है, यह मैं जानता हूं। लेकिन मैं ये भी कहूंगा, मोइन, स्टालिन भी ऐसा ही था। लेकिन मुझे लगा कि मंडी सोट में संयुक्त राष्ट्र महासभा में ग्रोमिको का बयान सच्चा था। जाहिर है, उनका एक लक्ष्य था। वे मध्य पूर्व से ब्रिटिश साम्राज्यवाद को खत्म करना चाहते थे और उनका मानना था कि अगर वे ब्रिटिशों को बाहर निकाल दें तो यह अच्छी बात होगी। इसलिए उन्होंने इसके पक्ष में मतदान किया। Can I just interrupt you? क्या मैं आपको आख्यान पांचिप माफ कीजिए, लेकिन ये मैंने संग टोल्ड हैफ इन टीज फॉर द फोर्ड एंड स्टडी सोक ऑफ वोट उनके बयान के अनुरूप था, जबकि हालिया रूसी वोट उसके विपरीत था। More recently contradicted this statement. I didn't feel it contradicted it because मुझे नहीं लगा कि यह उसका विरोध करता है, क्योंकि मुझे लगा कि हर किसी के सामने दो कठिनाइयां थीं, मान लिया जाए, यहां तक कि अरब और मुस्लिम देशों के सामने भी। मैं ये मानता हूं। पहली कठिनाई यह थी कि ट्रंप ने उन्हें ब्लैकमेल किया। उसने कहा, अगर तुम इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं करते तो हम इजराइल को गाजा में अपने नरसंहार को बढ़ाने की पूरी छूट देंगे। ठीक वैसे ही जैसे वह अब फिर से उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। वो कह रहा है,
अगर तुम अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल को सैनिक नहीं दोगे तो हम इजराइल से वापसी के लिए नहीं कहेंगे। तो वो वही तरह का ब्लैकमेल कर रहा है। ये एक वैध विचार था, मैं इसे समझता हूँ। मैं तथ्यों से इनकार नहीं करने वाला हूँ। यह एक वैध विचार था कि ट्रंप उन्हें इस धमकी से ब्लैकमेल कर रहे थे। अगर आप इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं करते तो हम इजराइल को नरसंहार बढ़ाने की हरी झंडी दे रहे हैं। दूसरी बात, रूसियों को पोप से ज्यादा धार्मिक दिखने की समस्या का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने सबको एक पंक्ति में खड़ा कर दिया। आप जानते हैं, ये सिर्फ अरब और मुस्लिम दुनिया के सुरक्षा परिषद के सदस्यों की बात नहीं थी। उन्होंने वोट हासिल करने के लिए सबको एकजुट कर लिया। और रूसियों ने कहा कि उन पर अपने देशों में दबाव डाला गया और फिर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भी दबाव डाला गया। रूसियों ने बहुत स्पष्ट रूप से बात की। मैंने सोचा, अगर ये सिर्फ वास्तविक राजनीति का मामला होता तो कुछ लोगों ने कहा था कि वहां एक क्विड प्रो क्वो था। हम तुम्हें गाजा पर समर्थन देंगे अगर तुम हमें यूक्रेन पर समर्थन दो। तुम जानते हो, यही अटकलें थीं। मुझे नहीं लगता कि उन्हें वे भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए थी जो उन्होंने की। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास का एक काला दिन। ये मत कहना कि हमने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। मुझे लगा, जैसे ग्रोमिको के भाषण में था, वहां एक सच्चाई थी। ये सच्चाई कोई फर्क डालती है या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन यही एहसास लेकर मैं लौटा। और यही मेरा दूसरा बिंदु है। हाँ, ये सच है, बहुत ब्लैकमेल चल रहा था, लेकिन अरब और मुस्लिम देशों के पास वही विकल्प था जो रूस और चीन ने अपनाया। ये कहने का कि यहाँ जो हो रहा है वह घृणित है। हाँ नहीं, ये बिल्कुल सही है। क्या ट्रंप की 100 तरीसमों के पुल बांधने हैं? No, you're entirely correct. Yeah. But my Bill Growth, thanks. First of all, Met zal kooit जीजित, je recht toe sigin jolif. ये जूसी मशवीन सदी की कूटनीति का हिस्सा बन गया है कि आपको व्हाइट हाउस में बैठे मूर्ख को खुश करना और उसकी चापलूसी करनी पड़ती है। यह निश्चित रूप से सच है। लेकिन जो बात मैं खास तौर पर रूसियों के बारे में कह रहा हूँ, मैं उनके बयान की प्रामाणिकता पर संदेह नहीं कर रहा, बल्कि मेरा कहना यह है कि मुझे नहीं लगता कि उनका विटोन करने का कारण केवल फिलिस्तीनी और अरब देशों द्वारा प्रस्ताव के समर्थन से जुड़ा था। मेरा मानना है कि क्रेमलिन में उन्होंने यह भी सोचा कि अगर उन्होंने ट्रंप की पसंदीदा परियोजना कौन कर दिया होता तो उनके लिए बाद में यूक्रेन पर कोई समझौता करने की कोशिश करना कहीं अधिक कठिन हो जाता। देखो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, नन्नीस 47 में भी ब्रिटिश जायनिस्टों का समर्थन कर रहे थे क्योंकि वे ब्रिटिशों को बाहर निकालना चाहते थे। तुम्हारा मतलब रूसियों से है, सोवियतों से, सही? सोवियत, माफ कीजिए, मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, और आप मुझे दोहराने के लिए माफ करेंगे, 5 देश थे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ग्रीस और 5वां मुझे याद नहीं, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पर बहस के दौरान हमास पर जोरदार हमला किया। क्या आप जानते हैं कि अल्जीरिया के एक वाक्य को छोड़कर, सिर्फ एक वाक्य को छोड़कर, गाजा में 7 अक्टूबर के बाद इजराइल ने जो किया उस पर एक शब्द भी नहीं कहा गया? एक भी शब्द नहीं। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। आपको चुप रहने की जरूरत नहीं थी। You didn't have to do that. You didn't have to be silent. True. They have used to say more. Fully agree. No, it was such a display. ये कितनी सभ्यता या कहें कायरता, ये घृणित था। सच में, इससे मुझे गहरी वितृष्णा हुई। मैं बता नहीं सकता कि हर बार मेरे भीतर कैसी मरोड़ उठती थी। Each time. ये ऐसा था जैसे अंगूठी को चूमना और सम्राट से कहना कि उसके वस्त्र कितने सुंदर हैं। Beautiful his clothes are. Yeah. It's, you know. ये स्टोरी में किम इल सुंग की छवि फैल एनसीए जैसा। ऐसा लगता है जैसे ट्रंप का मंत्रिमंडल ही ठोक गया हो। Trump's cabinet has become the world. Well, Kim Il Sung, I think, is formally still the president of. खैर,
मेरा ख्याल है कि किम इल सुंग अब भी औपचारिक रूप से DPRK के राष्ट्रपति हैं, और मुझे लगता है कि यह तुलना बहुत दूरदर्शी साबित हो सकती है, खासकर आजकल की अमेरिकी राजनीति की प्रकृति को देखते हुए। लेकिन मेरा मानना है कि व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो आपकी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यह बताना भी जरूरी है कि कुछ भी पत्थर पर नहीं लिखा गया है। और जैसा कि आपको अच्छी तरह याद होगा, is a sitter dombenings 1940 år som all svårt tore goward the strengths we feel burden vals and youth this time. In September 93 on account of the Oslo Accords. But I think you missed. Leedsin ur maha one ikit smig bot chodziud. Lambe smet osno Oslo tia lampo. Was the only Huh. game in town. Yes. And unfortunately, और दुर्भाग्यवश निकट भविष्य में इसी ढांचे के भीतर इस मुद्दे को संबोधित किया जाएगा। मेरा मानना है कि इसकी प्रारंभिक अवधि 2007 तक चलेगी। मुझे कई कारणों से ऐसा लगता है कि इस मामले में इतिहास बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन हाँ, आप बिल्कुल सही हैं, ओस्लो रातों रात गायब नहीं हुआ था और ये भी नहीं होगा। मैं बस ये इंगित कर रहा हूं कि हम किसी पत्थर पर लिखी हुई चीज से नहीं निपट रहे हैं। dealing with something that is set in stone. You recognize, Moeen, that the foreseeable. तुम समझते हो मोइन कि निकट भविष्य वही है जो मेरी जिंदगी में अब बाकी है। तुम जॉन मेनार्ड कीन्स की मशहूर टिप्पणी जानते हो। एक अर्थशास्त्र सम्मेलन में सब लोग बार बार कह रहे थे, लंबे समय में। तब कीन्स ने बातचीत को रोकते हुए कहा, लंबे समय में हम मर चुके होंगे। By saying, quote, in the long run, we're dead. Well, of course, यहाँ तक कि अल्पकाल में भी यह सब निश्चित रूप से सबसे पहले और सबसे अधिक गाजा पट्टी की फिलिस्तीनी आबादी की कीमत पर होगा, जिन्हें अब एक बार फिर उन लोगों द्वारा छोड़ दिया जा रहा है जिन्होंने इस समझौते, इस अनुबंध, इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की मांग की थी, ये कहते हुए कि यही वह सबसे अच्छा तरीका था जिसे उस आपदा को रोका जा सकता था जिसका वे अब सामना कर रहे हैं। to prevent the catastrophe that they are now experiencing. Its purpose. इसका स्वरूप है गादा को मुखपृष्ठ से हटाना। Front page. हाँ, Succeeded. Yeah. It's gone now. सफल हुआ, अब वो चला गया है। Replaced by Rob Reiner. उसकी जगह अब रॉब राइनर ने ले ली है। वो झगड़ा, क्या नाम था उसका, एरिका और कैंडिस के बीच, एरिका और कैंडिस ओवेंस। Candace Owens. अब ये हमारे समय के जलते हुए मुद्दे हैं। Issues of our. खैर, आज तो यही है। मुझे सोच रहा हूँ कि क्या मुझे पता है ये आपके एजेंडा का हिस्सा नहीं है और हमारे पास केवल 10 मिनट बचे हैं, लेकिन मैं एक विचार व्यक्त करना चाहता हूँ जो मुझे परेशान कर रहा है। ये संबंधित है, भले ही सीधे नहीं, लेकिन शायद ये भविष्य की बातचीत की शुरुआत बन सकता है। और ये मेरी चिंता है, न तो मोइन रब्बानी, न नॉर्मन फिंकेलस्टीन और न ही कुछ अन्य अब फिलिस्तीनियों और गाजावासियों के उनके प्राकृतिक या अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अधिकारों के मुख्य या सबसे प्रमुख प्रवक्ता रहे हैं। ये पूरी तरह से नया खेल है, और इस नए खेल में मुख्य प्रवक्ता अब अमेरिका के अति दक्षिणपंथी बन गए हैं। तो जब लोग इजराइल के आलोचकों और यहूदियों के आलोचकों के बारे में सोचते हैं, तो वे मेरे बारे में नहीं सोचते, वे मोइन के बारे में नहीं सोचते, अब वे टकर कार्लसन के बारे में सोचते हैं, अब वे निक फुएंटेस के बारे में सोचते हैं। They now think of Nick Fuentes. क्या यह वजह है कि मोइन आज निक फुएंटे और टकर कार्लसन से मिलता And they now think of Candace Owens. और अब मैं कैंडेस ओवेंस के बारे में सोचता हूँ, और मुझे कहना होगा, मुझे ये एक अत्यंत चिंताजनक विकास लगता है कि वे इजराइल की आलोचना के लिए अति दक्षिणपंथी एजेंडा का उपयोग कर रहे हैं। कठोर आलोचना जो पूरी तरह उचित है, इजराइल के अपराधों को उजागर करना। उदाहरण के लिए टकर कार्लसन की हाल की खतर यात्रा, मेरा ख्याल है, क्या वह खतर थी या दुबई? हाँ, खतर, जहां उन्होंने उन बच्चों के साथ किए गए अत्याचारों की तस्वीरें दिखाईं। अब आलोचक हैं, और साथ ही ये भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, यहूदी अरबपतियों की चालें, निर्दयी चालें, यहूदी वर्चस्ववादी अरबपति वर्ग की। अब ये मुझसे या मोइन से जुड़ा नहीं है, ये अब एक अति दक्षिणपंथी मुद्दा बन गया है, और मुझे लगता है कि वहाँ एक वास्तविक खतरा छिपा है इस बात में कि वे उस मुद्दे, इजराइल और अमेरिकी यहूदियों के साथ क्या कर सकते हैं। With that cause of Israel and American Jews.
And I have to say, I do think it's important. और मुझे कहना होगा, मुझे लगता है कि यह ज़रूरी है कि हम, मुझे नहीं पता कि मोइन इस शब्द के साथ कितना सहज महसूस करते हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है उसका एक वामपंथी दृष्टिकोण तैयार करें। अब कुछ हद तक एक मेल जोल होगा। जैसा कि मैंने कहा, किसी ने मुझे लिखा और बताया कि टकर कार्लसन, यह उनके कतर दौरे पर उनके पॉडकास्ट का पहला दिन था। पहली रात उन्होंने कहा कि इसे 20 मिलियन व्यूज मिले, और मैंने जवाब में लिखा, अच्छा, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। तो किसी स्तर पर जो वे कह रहे हैं और जो हम कह रहे हैं, उनके बीच एक मेल जोल होगा, और मैं उस मेल जोल के अस्तित्व की आलोचना नहीं करने वाला। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ एक वास्तविक समस्या है, क्योंकि मेरा मानना है, और मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि उनमें से बहुत से लोग यहूदियों को पसंद नहीं करते, और ये एक समस्या है। मोइन को आखिरी शब्द देने दीजिए, क्योंकि हमारा समय खत्म हो रहा है, और मैं ये सुनना चाहूंगा कि इस बारे में आपका क्या कहना है। Let me give Moeen the last word because we're running out of time. So I'd like to hear what you have to say about that. No, I think you raise perfectly legitimate points. मेरा मानना है कि आपने पूरी तरह से वैध बिंदु उठाए हैं, और मुझे लगता है कि ये वामपंथी द्वारपालों, डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की शर्म की बात है कि अब ये स्थिति इस स्तर तक पहुंच गई है जहां आप देख रहे हैं कि दक्षिणपंथी लोग इस मुद्दे पर कहीं अधिक सैद्धांतिक रुख अपना रहे हैं, जितना डेमोक्रेटिक नेतृत्व ने कभी अपनाया था या कभी अपनाएगा। मुझे लगता है कि आप वामपंथ में भी वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत देख रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप न्यूयॉर्क सिटी में ममदानी के अभियान को देखें, अगर आप युवा पीढ़ी, कॉलेज के छात्रों, यहाँ तक कि डेमोक्रेटिक पार्टी के आधार को देखें, तो इजराइल ने वामपंथ, केंद्र और अब धीरे धीरे दक्षिणपंथ का भी समर्थन अपरिवर्तनीय रूप से खो दिया है। अब वह इन सभी सफ्तीमों और रहाव कारणों से समर्थोर्ड for different reasons, and I completely, share your concerns. और मैं पूरी तरह से आपकी उन चिंताओं से सहमत हूं जो दाएं पक्ष और अति दक्षिणपंथ में हो रही कुछ बातों को लेकर हैं, जिनमें से बहुत कुछ अस्वीकार्य है। लेकिन ये कहने के बाद, जब आप ऐसी आपात स्थिति, ऐसे संकट का सामना करते हैं, तो गठबंधन आवश्यक हो जाते हैं। आप जानते हैं, वियतनाम युद्ध केवल कॉलेज के छात्रों द्वारा समाप्त नहीं किया गया था, ये व्यापारिक नेताओं द्वारा भी था, जिन्होंने सरकारी नीतियों का विरोध किया, और इसी तरह। इसलिए मेरा मानना है कि हमें, जैसा आपने सुझाव दिया, उन मिलन बिंदुओं को खोजने और उन्हें मजबूत करने के तरीके तलाशने चाहिए, बिना किसी भी तरह से अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता किए। विशेष रूप से ये कि हम इस संघर्ष में इसलिए शामिल हैं क्योंकि हम मानव समानता के मौलिक मूल्य में विश्वास करते हैं, न कि किसी एक समूह की दूसरे पर श्रेष्ठता में। मैं बस इतना ही कहूंगा। समस्या यह है कि अगर मैं ये शब्द इस्तेमाल करूं, तो ये मुद्दे का अति दक्षिणपंथ द्वारा हाईजैक किया जाना है। यह इतना परेशान करने वाला इसलिए साबित हुआ है क्योंकि अगर आप शीर्ष 10 या 15 पॉडकास्टरों को देखें, तो वे सभी अति दक्षिणपंथी हैं। वहां वामपंथ की कोई जगह नहीं है। अगर आप शीर्ष लोगों को देखें, कैंडेस ओवेंस, निक फुएंटेस, टकर कार्लसन, और फिलहाल जो रोगन को एक धुंधले क्षेत्र के रूप में अलग रख दें, अगर आप शीर्ष लोगों को लें, जैसे एंड्रयू टेट और आगे की पंक्ति में अन्य, तो उन्हें रोजाना 10 से 20 लाख व्यूज मिलते हैं। वामपंथ को अधिकतम 1.5 लाख मिलते हैं, वही भी शीर्ष व्यक्ति को। इसका मतलब है कि वामपंथ को अभी काम करना बाकी है। हाँ, तो इसका एक हिस्सा यह है कि वामपंथ का पॉडकास्टिंग में कोई स्थान नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, यह इस तक सीमाबद्ध है, जबकि वे 10 लाख से 20 या 30 लाख की सीमा में आते हैं। तो ये आंशिक रूप से एक डिफॉल्ट प्रभाव है। पॉडकास्टिंग की दुनिया में कोई ठोस वामपंथ नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि कभी ये स्पष्ट रूप से तय करने की कोशिश की गई है कि हमें क्या अलग करता है। फिलिस्तीनी अधिकारों के प्रति हमारा समर्थन, उनके फिलिस्तीनी अधिकारों के समर्थन से विभाजन रेखा कहाँ है? मैं उन लोगों में से एक के साथ था
और इससे पहले कि मैं समझ पाता, मैं ये सुन रहा था कि नाजी होलोकॉस्ट के सभी बचे हुए लोग वास्तव में बोल्शेविक थे, जिन्होंने करोड़ों 60 मिलियन ईसाइयों की हत्या की थी, और अब वे होलोकॉस्ट के बचे हुए होने का नाटक कर रहे हैं। खैर देखिए, मैं उस दिशा से नहीं आ रहा हूँ। That's not where I'm coming from. Look, I mean, the differences, I think, मेरा मतलब आप जानते हैं फर्क those on the right, मैबर नीति हुआ साफ हैं opposing दाइंस पक्ष के लोग इजरायली नीति से रोड ये तरीके हैं क्योंकि अमोर्स खेम खली बुरा है बेहतर कि कैरी ग्रेस टाइम और मध्य पूर्व में अमेरिकी हितों के लिए बुरा है, जबकि बाएं पक्ष के लोग इसका विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि ये मूल रूप से नैतिक रूप से गलत है और मानवता के लिए हानिकारक है। ये कम से कम एक अंतर है जो मैं सोच सकता हूँ। मैं कहूँगा मुइन, आप जानते हैं क्या दाएं पक्ष में भी ऐसे लोग हैं जो बुनियादी मानवीय शालीनता से प्रेरित हैं? बिल्कुल हैं। fundamental human decency, of course there are. But I think it's. लेकिन मुझे लगता है कि ये अलग है। मेरा मतलब है बुनियादियत व मानवीयता। जब कोई जिमेंटिस जैसा व्यक्ति बार बार ये कहता रहता है कि उसे हिटलर बहुत अच्छा लगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। No, of course you have those types. आपके पास ऐसे लोग भी हैं। You have कुछ लोग इस मुद्दे की ओर यहूदियों से नफरत के कारण आकर्षित होते हैं। कुछ लोग मुसलमानों से नफरत के कारण इसमें शामिल होते हैं क्योंकि वे इसे किसी तरह मुस्लिम आवर्जन बढ़ाने या कुछ और से जोड़कर देखते हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दोनों से नफरत के कारण इसमें खिंचे चले आते हैं। who are drawn to this issue by hatred of both. Yeah, but the हाँ, problem is लेकिन समस्या ये कि वे पहले हुआ करते थे। तुम फिलिस्तीन एकजुटता आंदोलन का हिस्सा थे। solidarity movement. My thing Tigin, No, for a long time. लंबे समय तक तुमने ये समझा था कि नफरत करने वाले लोग ज्यादा मायने नहीं रखते थे। Marginal. They were वे मौजूद थे, लेकिन वे आंदोलन का केंद्र नहीं थे। the movement. लेकिन अब, जैसा कि मैंने कहा, समस्या यह है कि वे आंदोलन मुख्य बन गए। Exponents of the movement. I wouldn't say that. I would say मैं ऐसा नहीं कहूँगा। that there are मैं कहूँगा कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास इस मुद्दे में शामिल होने से पहले ही एक बड़ा मौजूदा दर्शक वर्ग था, लेकिन मैं उन्हें इस आंदोलन के कैन के रूप में वर्णित नहीं करूँगा। but I would नहीं करूँगा। not characterize them as being the core of the movement. I would No, I'm not. saying the public. Maybe I'm not शायद मैं इसे पर्याप्त स्पष्टता से इस नहीं समझा पा रहा हूँ। clarity. I was trying. मैं ये कहना चाह रहा था कि वे इस आंदोलन का सार्वजनिक चेहरा बन गए हैं। To a certain extent, that is certainly true. हाँ, एक हद तक ये निश्चित रूप से सही है। I would और फिर से मैं माफ कीजिए, अगर आप इसे एक समस्या मानते हैं तो मैं इसे वामपंथ की असफलता मानता हूँ। वामपंथ के पास करने के लिए काम है और जवाब देने के लिए सवाल है। मैं टकर कार्लसन के दर्शकों से ईर्ष्या करने के बजाय ये पूछना पसंद करूंगा कि दूसरों के दर्शक इतने छोटे क्यों हैं? आप क्या गलत कर रहे हैं? आप उतने प्रभावी क्यों नहीं हो सकते? smaller. What are you doing? आप अपनी ही जनता के मूल्यों को उसी तरह क्यों नहीं दर्शा सकते जैसे दक्षिणपंथी अपने हिस्से के लिए सफलतापूर्वक करते दिख रहे हैं? Constituency, the way those on the right seem to be doing successfully for their part. I guess we must मेरा मानना है कि हमें इसे उस व्यापक वास्तविकता के संदर्भ में रखना होगा जिसमें हम रह रहे हैं, यानी हम दक्षिणपंथी जनवाद के युग में जी रहे हैं। मेरा मतलब है वामपंथ मौजूद है, लेकिन दक्षिणपंथी कथाएं जो जातीय रेखाओं पर आधारित सरल द्वैत बनाती हैं या फिर इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष से भी आगे जाती हैं। इन चर्चाओं में से कुछ, जैसे पूंजीवाद पर बहस या बड़ी दवा कंपनियों के विरोध जैसी बातें, अमेरिका में बेहद लोकप्रिय हो गई हैं और वैचारिक सीमाओं को पार कर रही हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि दक्षिणपंथी कथा व्यापक है, क्योंकि वे इन सवालों को बहुत ही सरल विचारों तक सीमित कर देते हैं कि बड़ी दवा कंपनियां क्या हैं। लेकिन जब आप ये देखने की कोशिश करते हैं कि अर्थव्यवस्था की संरचना वास्तव में कैसे संगठित है, तो वे असफल हो जाते हैं। और इसी तरह, अगर हम इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष की एक अधिक सुसंगत और व्यापक व्याख्या चाहते हैं, तो मेरा मानना है कि वामपंथी कथा को और मजबूत करना होगा। भले ही डिजिटल युग और वर्तमान दक्षिणपंथी माहौल को देखते हुए
दक्षिणपंथी कथा अधिक लोकप्रिय क्यों न हो? given the digital age and the larger right-wing age that we are living under. Yeah, Jyotish, could I just add to that? I think it's also important to recognize ज्योतिष, क्या मैं इसमें कुछ जोड़ सकता हूँ? मेरा मानना है कि यह समझना भी जरूरी है कि अति दक्षिणपंथी, चाहे वह संयुक्त राज्य अमेरिका में हो, यूरोप में, भारत में या कहीं और, अधिकांशतः इजराइल के मजबूत समर्थक बने हुए हैं। कई मामलों में वे एक साथ यहूदी विरोधी भी हैं और इजराइल समर्थक भी। लेकिन इजराइल बहुत सोच समझकर अति दक्षिणपंथी समूहों को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि यही अब उसका सबसे मजबूत और भरोसेमंद समर्थन आधार बन गया है, शायद आखिरी बचा हुआ। और मेरा मानना है कि इसी वजह से जब कोई प्रमुख दक्षिणपंथी नेता इजराइल के खिलाफ बोलता है तो वह इतना ध्यान आकर्षित करता है, क्योंकि उस माहौल में वह एक तरह की अपवाद स्थिति होती है। I also want to add to that this मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि इजराइल के अपराधों का विरोध दक्षिणपंथ के भीतर मुख्यतः एक अमेरिकी प्रवृत्ति है। मैं एक दो देशों के बारे में गलत हो सकता हूँ, लेकिन जिन समाजों और राजनीति पर मैं नजर रखता हूँ उनमें दक्षिणपंथ में ये रुख बहुत ही सीमित है। इसका एक कारण अमेरिकी साम्राज्य का खुला इतिहास और उसकी विश्व भर में की गई क्रूरता है, जिसके चलते अब दक्षिणपंथ के कुछ हिस्से भी युद्ध मशीन का विरोध करने लगे हैं। अगर आप भारत या ऐसे अन्य समाजों को देखें तो अति दक्षिणपंथी खेमे में इजराइल के नरसंहार, अपराधों, रंगभेद और कब्जे के खिलाफ इस तरह का विरोध बहुत ही सीमित है। मेरा मतलब है, मैं एक दो देशों को छोड़ सकता हूं, लेकिन यही व्यापक तस्वीर है। one or two countries, but that's the larger picture. Okay, I'm going to have to cut it short. ठीक है, मुझे इसे थोड़ा छोटा करना होगा, लेकिन मैं ध्यान से सुन रहा हूँ कि आप दोनों क्या कह रहे हैं। आप नस्ल के मुद्दे पर वैश्विक स्तर पर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं इस बारे में गलत हूँ, और आप सही हैं। इजराइल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अति दक्षिणपंथी समूहों के साथ संबंध बनाए रखने का मुद्दा उठाना, चाहे अमेरिका के घरेलू परिदृश्य में कुछ भी हो रहा में, वे मेरे शुरुआती विचारों के लिए महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण हैं और मुझे उन्हें ध्यान में रखना होगा। बस व्यक्तिगत रूप से, जैसा कि मैंने कहा, मुझे एक चिंताजनक विकास लगता है। मुझे नहीं पता कि पॉडकास्ट जगत अमेरिकी जनसंख्या का कितना प्रतिनिधित्व करता है। The American population. So, even 1 to 2 million against 370. तो देखिए, आप जानते हैं 370 मिलियन के मुकाबले 1 या 2 मिलियन कुछ भी नहीं है, जैसे सागर में एक बूंद। लेकिन मुझे यह एक चिंताजनक विकास लगता है कि यूं कहें तो, और मैं ये किसी तरह की खींच से नहीं बल्कि राजनीतिक चिंता से कह रहा हूँ। मुझे गाजा के मुख्य रक्षक के रूप में टकर कार्लसन ने विस्थापित कर दिया है। ये मुझे मजेदार लगता है, कहना पड़ेगा, क्योंकि यह व्यंग्यात्मक अर्थ में मजेदार है, लेकिन उसकी राजनीति को देखते हुए और इस विश्वास के साथ कि उसमें पर्याप्त जनोन्माद फैलाने की क्षमता है, ये एक चिंताजनक बात भी है। मैं ये बात कैंडेस ओवेंस के बारे में नहीं कहूँगा, मुझे नहीं लगता कि वो उसी तरह की हैं, लेकिन मैं ये निक फुएंटेस के बारे में जरूर कहूँगा। मुझे लगता है कि फुएंटेस का मामला अधिकांश मामलों से लपिकात किया। Ligt jag mig syns hon, Nick to bus see minds that's down in Schiff score. Nick is just trying to be transgressive. Yeah, but I don't think, Right. Jag kan is like this, Kijuan lusses or core they thrive for Teely. Named. Such go. No, they would. Nej, we're essen sming. Like in Shayadis Rikavema with hit Kutnithixis. well, Kinamura wake shore. In a way to reverse this burst tapian. I agree. And as I said, मैं सहमत हूँ, और जैसा कि मैंने कहा, ये किसी और समय के लिए विषय है। बस ये मेरे लिए चिंता का कारण बन गया है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अभी क्या हो रहा है, बहुत तेजी से। आप जानते हैं, ये वे घटनाएं हैं जो घटित होती हैं। सिज़ो इसवी थ्रारगी इसी के दक्षक में एक समय ऐसा था जब अमेरिका में इजराइल का सिरासी सबसे कड़ा आलोचक गोल्की कैस्पर वाइनबर्गर थे, है ना? तुम जानते हो, मैं तो सच में वो भूल ही गया था।
अच्छा, Okay, guys. All So- right. so- ठीक है, हम ज़्यादा डील समाप्त करते हैं। Tiv Munyevain, more Professor Finkelstein. धन्यवाद। Thank you. ख्याल। Bye. नमस्ते, मेरा नाम आयुष्मान है। मैंने मुदियार ज्योतिष्मान के साथ मिलकर इस मंच की शुरुआत की है। पिछले 2 वर्षों में हमने वामपंथी और प्रगतिशील शक्तियों के लिए सामग्री तैयार करने की कोशिश की है। अब तक हमने अर्थशास्त्रियों, इतिहासकारों, राजनीतिक विश्लेषकों और कार्यकर्ताओं का साक्षात्कार लिया है। अगर आपको हमारी सामग्री पसंद आई है और आप चाहते हैं कि हम वामपंथ के लिए एक अभिलेखागार तैयार करें, तो मेरे पास आपके लिए 2 अनुरोध है। कृपया इस उद्देश्य के लिए दान करने पर विचार करें। लिंक नीचे विवरण में दिया गया है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो बुरा मत मानिए। आप हमेशा हमारे वीडियो को अपने साथियों के साथ लाइक और शेयर कर सकते हैं। अंत में सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। forget to hit the subscribe button.